Hello, my dear friends. It's a warm welcome in our YouTube channel, Iyapiasu. Today, here in this video, we are learning about business risk. This is a topic of chapter number 1 in business studies. Friends, आज हम लोग देखें हमारी लाइफ में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रिस्क आपको अगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स अच्छे भी लगते हो, बहुत सारे नहीं भी लगते हैं, स्टूडेंट्स के डिफरेंट माइंडसेट के हिसाब से क्या होता है, उनकी चॉइस होती है कि ये सब्जेक्ट में मुझे बहुत मजा आ रहा है यार, ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूँ, ये टॉपिक में बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ, मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ। बिजनेस रिस्क में क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर बताऊं मैं, कल को उठ के गवर्नमेंट ने सिगरेट बैन कर दी। अब जितने भी लोग सिगरेट के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, उनके तो शटर डाउन हो गए भाई। जैसे बीच में हुआ था गुटखा बंद, प्रोहिबिशन आ गया था गुटखा पे। टोबैको प्रोडक्ट्स आज अवेलेबल है, बट जो च्युइंग टोबैको प्रोडक्ट्स थे उनमें क्या कर दिया, प्रोहिबिशन ला दिया गवर्नमेंट ने। तो अब वो बिजनेस वाले क्या करेंगे, क्या रास्ता निकालेंगे, कैसे वो लोग, ऐसा तो है नहीं बिजनेस को शट डाउन कर दिया भाई। कहीं ना कहीं जो ओपन मार्केट में जो चीजें बिक रही थी, अब वो क्या होने लगी फ्रेंड्स, ब्लैक के मार्केट में बिकने लगी। मतलब कि अगर आपको परचेस करना है तो उसका एडिशनल पेमेंट देना पड़ेगा। बिजनेस में बहुत सारी चीजें रिस्क के तौर पे भी आती है, ऐसी नहीं बात नहीं है। आपको देखना है फ्रेंड्स कि आपको कैसे उनके साथ डील करनी है, आप कैसे वो चीज से फाइट कर सकते हो और अपने बिजनेस को सर्वाइवल कंडीशन में ला सकते हो। यही चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में, रिस्क फैक्टर कितना है। अगर ज्यादा हाईली रिस्की बिजनेस है, ट्राई करो कि वो बिजनेस ना करो। जैसे कि एक बात आपको बताऊं फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आज आपको इजीली अवेलेबल नहीं होते। आप जाके मांगोगे यार मुझे दे दो, नहीं मिलेगा भाई। आज मैं सोचूं कि भाई मुझे एक गन रखनी है और मैं ऐसे ही, हाँ भाई एक काम करो ना, किराना वाले मैं प्रोविजन स्टोर में गया और बोला भाई गन दे दो, वो देगा आपको? नहीं देगा। वो खिलौने वाली गन पकड़ा देगा, रे बेटा रख अपने शौक के लिए। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट आके रुकती है फ्रेंड्स। बहुत सारी चीजें, प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस में, मतलब वो रेगुलर एक्टिविटीज में लोग नहीं करते। अब बिजनेस रिस्क की अगर मैं बात करूं, क्या होता है रिस्क फैक्टर। अगर आप शार्क टैंक देख रहे हो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन करते हैं, सोचते हैं, बिजनेस के फंडास को जानते हैं, क्या रिस्क फैक्टर होगा। आज मैं अगर 100 करोड़ इन्वेस्ट करूं, 1 करोड़ इन्वेस्ट करूं, 2 करोड़ इन्वेस्ट करूं, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट कब तक वापस मिलेगा, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज क्या होते हैं वहां पे कंसिडर किए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हाँ सिर्फ आप इतना कर लो आपका काम हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। रिस्क फैक्टर बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिजनेस में रिस्क कितना है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी बात पता होगी, रिस्क है तो इश्क है। बात सही है, लेकिन इश्क कब है, जब आपके पास बहुत सारा पैसा है। अगर आप मान लो कि आज आपको शेयर मार्केट में 100 रुपया लगाने हैं, चलो आपने अच्छा सा मौका देख के 100 रुपए लगाए, 100 के 120 कमाए। 100 के कितने कमाए आपने, 120 कमाए। अब देखो फंडा क्या आएगा अपने सामने। रिस्क फैक्टर में सबसे पहली बात, मान लो आज आपने शेयर मार्केट में क्या किया फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया। क्या किया आपने, इन्वेस्ट किए। कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए। अब समझ लो फ्रेंड्स क्या सिनारियो आएगा। अब 100 की जगह आपका यही इन्वेस्टमेंट जो है वो 120 का हो गया, आपने इसको क्या कर दिया, सेल्स कर दिया। अब 20 रुपए आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जब 100 डाला तब 120 मिला। क्या फ्रेंड्स, जब मैंने 100 रुपए डाले तब 120 मिले। मतलब 20 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने कितना रिस्क लिया, 100 रुपए का रिस्क लिया।
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट। अब मान लो फ्रेंड्स, यही इन्वेस्टमेंट को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और इन्वेस्टमेंट मैंने क्या किया 100 का, मैंने भाव कम हो गया, इन्वेस्टमेंट डूब गया, 80 का हो गया, लॉस कितना आया? ये क्या आ गया? लॉस आ गया 20 रुपए का। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्पेक्युलेटिव लॉस। हर बिजनेसमैन को पहला ये लॉस रहता ही है। हर बार ये बिजनेस में लॉस या प्रॉफिट की सिचुएशन आती है, वो है स्पेक्युलेटिव। बिजनेस रिस्क का पहला मतलब हर बिजनेसमैन ये दो चीज में हर बार उसके लिए वो रिस्क रहता है और रहता ही है। पहला रिस्क क्या है? स्पेक्युलेटिव रिस्क। क्या है पहला रिस्क? स्पेक्युलेटिव रिस्क, जिसमें चांसेस होते हैं इक्वल, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। इट्स लाइक अ गैम्बलिंग। क्या गैम्बलिंग में क्या होता है? आज मान लो भाई कोहली अगर 6 लगाएगा, आज की डेट में अगर कोहली 50 रन बनाएगा तो आपको 10 की जगह 100 रुपए मिलेंगे, एक का 10। अगर एक भी 6 लगा दी उसने या 50 के ऊपर उसके रन हुए तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, वरना आपको 10 रुपए क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। यही चीज आती है स्पेक्यूलेशन में। क्या आती है? स्पेक्यूलेशन मतलब ये चीज, अगर आपने वो मोमेंट पे चांस लिया तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है और बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। यहां आप इजीली डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे कि ये सिचुएशन प्रॉफिट ही है या लॉस ही है। पहला पॉइंट क्या था हमारा? स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव के बाद दूसरा हमारा बिजनेस में रिस्क आता है प्योर रिस्क। पहला था स्पेक्युलेटिव, दूसरा हमारा है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क अराइज ड्यू टू थीफ, फायर, वो सारी चीजें जो कंट्रोल में नहीं होती। चोरी हो गई भाई, आपके कंट्रोल में है चोरी होना? हाँ, आप सेफ्टी रख सकते हो। आप क्या रख सकते हो? सेफ्टी डेफिनेटली रख सकते हो, बट क्या आप ये कर सकते हो कि चोरी नहीं होगी? आप ट्रस्टवर्दी पर्सन को आपने बोला कि भाई ये मेरे लॉकर का पासवर्ड है, तू इतना कैश लेके आ जा मेरे पास फटाफट। अब मैं पासवर्ड चेंज करना भूल गया, अब वही मैनेजर जो था उन्होंने क्या किया, किसी और को पासवर्ड दिया और चोरी हो गई, पेमेंट मतलब ह्यूज कैश की चोरी हो गई। यहां पे ये आता है प्योर रिस्क। क्या आता है? प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में क्या आ सकता है? फिर आता है फायर, सबसे कॉमन यही रहता है। यहां पे आपको स्पेक्यूलेशन में आपको प्रॉफिट या लॉस होने के चांसेस है। क्या है? बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होगा। यहां पे कुछ आपको चांसेस नहीं है, जितना इन्वेस्टमेंट आपने डाला है उतना आपका लॉस रिकवर होगा। ये सिर्फ लॉस रिकवरी आपको देता है। आज मान लो फ्रेंड, सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं फ्रेंड, अगर मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आपको समझाऊं प्योर के अंदर, मान लो मेरे एक गोडाउन में 100 यूनिट्स पड़े थे मेरे। कितने यूनिट थे? 100 यूनिट्स थे। 100 यूनिट को बनाने के लिए मेरे स्टाफ को लगते हैं 15 दिन। हाउ मेनी डेज? 15 डेज। अब एक चीज समझो फ्रेंड्स, चलो फायर का एग्जांपल लेते हैं। गोडाउन में आग लग गई, आग लग गई, पूरे के पूरे 100 यूनिट का क्या हो गया? 0 हो गया। अब क्या होगा पता है? मेरा पूरा साइकिल 15 दिन पीछे चलेगा। कैसे पीछे चलेगा? देखो समझो, मेरे पास ऑर्डर्स पड़े हैं डिलीवर करने के, किसी के 1 पीस है, किसी का 10 पीस है। अब यहाँ पे सिनारियो क्या होगा वो समझो अच्छे से फ्रेंड्स। ये यूनिट थे नहीं। अब इंश्योरेंस वालों ने क्या किया? इंश्योरेंस वालों ने बोला तुम्हारा लॉस है, चलो हम तुमको कवर करके देंगे। ठीक है, लॉस तो आ गया, इन टर्म ऑफ पैसा मुझे लॉस मिल गया,
बट क्या मैंने जो 15 दिन इसके पीछे इन्वेस्ट किए थे वो मुझे मिले? नहीं मिले। मतलब मुझे वर्कर को फिर से बूस्ट करना पड़ेगा, और बूस्ट करने के साथ साथ वापस 15 दिन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 100 यूनिट बनाने पड़ेंगे। ये ऑर्डर के जो 100 यूनिट थे ये तो यहां खत्म हो गए, ये 15 दिन जो मैंने दी है उनके भी तो ऑर्डर शुरू हो गए। मैं सेल्स वालों को तो बोलूंगा नहीं कि भाई तू बैठ जा 15 दिन, तू जा मत कहीं पे। अगर 15 दिन वो गया नहीं कहीं पे तो ये क्या होगा, ये ऑर्डर दूसरी कंपनी को मिल जाएगा, मेरा तो वैसे भी लॉस चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज लो तो यहाँ पे दो चीज होती है, आपको होने वाला प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट दिया जाता है, और या तो फिर आपका जो लॉस हुआ है वो लॉस दिया जाता है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी वाले का फंडा क्लियर रहता है, हम आपका लॉस कवर करवा देंगे, आपका जो प्रॉफिट हो रहा था वो आपका लॉस में चला गया, हम वो आपको लॉस आपका जो है वो कवर करवा देते, या तो फिर आपका जो फायर की वजह से जो लॉस हुआ है वो हम कवर करवाते, लेकिन हम प्रॉफिट कभी नहीं दे सकते। तो प्योर रिस्क में यही रिस्क रहता है कि जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी अर्न करने की, अब उसके लिए मुझे ज्यादा दिन को इन्वेस्ट करना पड़ेगा वही चीज को अर्न करने के लिए, वो स्टेज पे आने के लिए। कभी कभी अगर कहीं पे फायर हुई हो, आप देखो फ्रेंड्स, बिजनेस स्टार्ट होने के लिए कम से कम 1 महीना लग जाता है रूटीन आने तक। अब वो 30 दिन में जो अर्न कर सकता था बंदा, उन्होंने तो लॉस कर दिया। अब 30 दिन में वापस वो ऑर्डर देगा, उसके पास उनके जो गुड्स आएंगे, उनके बाद वो क्या कर पाएगा, प्रोडक्शन को स्टार्ट कर पाएगा। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट आके रुकती है हमारे बिजनेस के रिस्क में, और सबसे बड़ा बिजनेस रिस्क होता है हमारा टाइम। क्या होता है सबसे बड़ा हमारा बिजनेस रिस्क? हमारा टाइम। क्यों? क्योंकि टाइम एक बार चला गया, उनका लॉस कंसीडर नहीं किया जाएगा आपका, यहाँ कि 15 दिन आप कमा सकते थे, आपने कमाया नहीं, बात तो वही की वही रह गई। तो ये बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, रिस्क फैक्टर की तरीके से कंसीडर किया जाता है। अब रिस्क अराइज कैसे होता है फ्रेंड्स, पहले तो ये पॉइंट हम लोगों ने देखे दो। अब एक रिस्क के बारे में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारी इवेंट्स हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में ऐसी आती है जो नॉन प्रिडिक्टेबल होती है, जो पहले से हमें पता नहीं है, उनको हम बोलेंगे अनसर्टेनिटी। क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी। वो अनसर्टेनिटी जो हमें पता नहीं है उसमें वेल परफॉर्म्ड करना, और वो फैक्टर के सामने है, वो रिस्क के सामने, वो रिस्क हमें क्या करना है, लेना है, और वही रिस्क की वजह से हमें क्या होगा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा। एंटरप्रेन्योर्स के बारे में आप जानोगे तो आपको अच्छा लगेगा, अरे यार इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हो रहे, ये हो रहे, बट क्यों? क्योंकि वो लोग रिस्क ले रहे हैं। रिस्क एक बार लिया, रिस्क लेने के बाद अब उनके पास अच्छा सा मौका है, क्या? अच्छे सा ह्यूज प्रॉफिट अर्न करने का, अच्छे से अच्छी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली उन लोगों को क्या करना है, अभी परफॉर्म करना है। उनका मैनेजमेंट स्किल्स इतना पावरफुल होता है, दे हैव सर्टेन डिग्रीज, उनके पास इतना क्वालिफिकेशन भी है, नॉलेज भी है, उनकी वजह से वो लोग ऐसे ऐसी चीजें करते हैं जो कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते। पहले के टाइम पे बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या होता था, 100 की चीज 200 में बेचो, 150 में बेचो। अब बिजनेसमैन का माइंड क्या चल रहा है, 100 की चीज और कम करो, 70 पे लेके आओ, 80 पे लेके आओ, 60 पे लेके जाओ। वो साला 150 में बेच रहा है, मैं 100 में बेचूंगा, वो 150 में बेच रहा है, मैं 100 में माल बेचूंगा, फिर भी मुनाफा कमाऊंगा। ये हेल्दी कंपटीशन की वजह से क्या होता है, बिजनेस के रिस्क भी बढ़ते हैं। वो सारे नेचर हम लोग देखने वाले हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड्स हमारा, क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट और स्पेक्यूलेशन लॉस, और ये है प्योर रिस्क। बिजनेस के रिस्क में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
अब आगे बढ़ते हैं बिजनेस रिस्क में। क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स बिजनेस रिस्क में? नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या पढ़ते हैं? नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। स्टार्ट करेंगे हम लोग, हेडिंग लगाएंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहला बिजनेस रिस्क जो आता है और वो है फ्रेंड्स हमारा, ये अराइज कैसे होता है? बिजनेस रिस्क अराइज कैसे होता है वो मुझे बताओ। सबसे पहले बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होता है? बिजनेस में रिस्क अराइज होता है। मान लो आपके प्रोडक्ट आप 150 रुपए में बेच रहे हो, आपके ही सामने वही चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, तो कस्टमर कहां जाएगा? 150 के पास जाएगा या 100 के पास जाएगा? सोचने वाली बात है। डेफिनेटली कस्टमर किसके पास जाएगा? 100 वाले के पास। क्यों? उनका प्रोडक्ट देखेगा, अच्छे से समझेगा, वो क्वालिटी वगैरह चेक करेगा, उनके बाद वो उनको ट्रस्ट आएगा ना, यार यही चीज इनसे अच्छी यहाँ मिल रही है। अभी एक चीज समझो फ्रेंड्स, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, अगर चीज अच्छी नहीं लगती है तो क्या करते हैं, 7 दिन में हम लोग रिटर्न कर देते हैं प्रोडक्ट को। सीधी बात है ना भाई। अब अनसर्टेनिटी बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करती है। आपका डिमांड, आपके प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो गया, लोगों के बीच में अब आपके प्रोडक्ट का वो वैल्यू नहीं रहा, वो डिमांड नहीं रहा, तो क्या हो गया यहाँ पे, वो चीज की वजह से, हमारी अनसर्टेनिटी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। अब हमें मार्केट में कुछ इनोवेशन करना होगा। अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे ये पॉइंट ऑफ व्यू पे, ये पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा? डिक्लाइन मोड में आएगा। थोड़े टाइम में बिजनेस को शट करना पड़ेगा। सबसे अच्छा पॉइंट ड्यू टू अनसर्टेनिटी में दूसरा हमारा, पहली डिमांड थी और सप्लाई का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब दूसरा पॉइंट आता है प्राइसिंग का, जो मैंने आपको पहले भी बताया। प्राइस की वजह से, कंपटीशन की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से क्या होता है? अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। और यही चीज अगर समझो, पहले के टाइम पे अगर आप एजेड लोगों को देखो, उन लोगों के व्हाइट कपड़े होते थे, कलरफुल बहुत कम पहनते थे। हम यंग एज वाले कलरफुल ज्यादा पहनते थे। उसमें भी अगर आप पुराने टाइम में देखोगे तो जीन्स इतनी पहनी नहीं जाती थी, आज की डेट में बहुत पहनी जाती। क्या हुआ? लोगों ने वो नए ट्रेंड को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे ही आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होगा, अकॉर्डिंगली क्या, अकॉर्डिंगली लोग डिमांड और सप्लाई पे भी इतना ही हैवीली इफेक्ट करेगा आपको। दूसरा पॉइंट इसका आता है फ्रेंड्स, ड्यू टू अनसर्टेनिटी के बाद दूसरा पॉइंट आता है, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क हर जगह पे है। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब एक चीज को समझो फ्रेंड्स, अगर आज एक पॉइंट पे आप आओ, एसेंशियल पार्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि आज की डेट में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, और रिस्क के बिना आपको बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। आज की डेट में अगर देखो फ्रेंड्स, रेलवेज की अगर मैं बात करूं, रेलवेज पे मोनोपोली है गवर्नमेंट की। चाहे तो प्राइवेट कर सकते हैं, बट प्राइवेट इतना लेवल पे अभी किया नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आम लोग भी बहुत सारे ट्रैवल करते हैं। हो सकता है अगर प्राइवेटाइजेशन करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के रेट उन लोगों ने अकॉर्डिंगली बढ़ा दिए तो क्या किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी होती है, यहाँ पे रिस्क हर बिजनेस में होता है। रिस्क की वजह से आप अपना एफिशिएंसी जो है वो 100% यूटिलाइज कर सकते हैं।
एज वेल एज बिजनेस को एक अच्छे से गोल और ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप भी कर सकते हैं। अगर हेल्दी कंपटीशन होगा फ्रेंड्स, आपके प्रोडक्ट का सेलिंग भी उतना अच्छा होगा। आज की डेट में देखो फ्रेंड्स, अगर रोल्स रॉयस कार जो लग्जरियस कार में मानी जाती है, वो बैकग्राउंड पहले जो परचेस करने वाला उनका बंदा है या मेल और वेदर इट इज फीमेल जो है, उनका पहले बैकग्राउंड चेक किया जाता है, क्या है बंदा क्या है, उनके बाद उनको सेल किया जाता है। अगर मान लो अगर एक महीने में अगर एक रोल्स रॉयस भी बिकती है, फिर भी वो लोग प्रॉफिट में है, क्यों? क्योंकि उनका मार्जिन इतना ज्यादा है। अगर मैं एक आईफोन की बात करूं, अगर आईफोन मान लो आज आप 1 लाख रुपए का आईफोन लेने जाओगे, ठीक है, अच्छी बात है, वो स्टेटस नहीं देखता, वो क्या देखता है? मार्जिन देखता है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी चीज प्रोवाइड करूंगा, मैं ऐसी चीज प्रोवाइड करूंगा जिससे लोगों को ये लगे उन्होंने कुछ लग्जरियस आइटम अपने हाथ में पकड़ के रखी है। रिस्क तो वहां पर भी है, कंपटीशन तो वहां पर भी है। आज की डेट में आईफोन यूज करने वाले कितने लोग होंगे? समझ के चलो 30% लोग होंगे या 50% लोग होंगे। बाकी के 50% का मार्केट कैप किसके लिए पड़ा है? वीवो ओप्पो वाले के पास। तो वो लोग कंपटीशन में है। रिस्क सब जगह पे रहता है। रिस्क के अलावा, रिस्क के बिना बिजनेस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जो गोल सेटअप है, अचीवमेंट्स उनको जो करनी है, वो नहीं कर पाएगा। जियो का स्ट्रेटेजी देखो फ्रेंड्स, जियो ने कैसे पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। स्ट्रेटेजीज देखो उनकी। उनसे पहले रिलायंस जब लॉन्च हुआ था टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, तब की अगर शायद आपको स्ट्रेटेजी पता हो उनकी, आप सोचो कि कैसे क्या क्या लेवल पे उनकी स्ट्रेटेजीज होती है। रिस्क तो उनके लिए भी बड़ा था, बिजनेस में एंटर होना था उनको। अब क्या किया जाए? साला जब 3G का 1 GB रिचार्ज करवाते थे, जब 3G का 1 GB रिचार्ज करवाते थे, तब उन्होंने 4G फ्री में लॉन्च कर दिया। अब कॉम्पिटिटर को टिकना है क्या? कॉम्पिटिटर्स को अगर टिकना है, वोडाफोन ले लो, आइडिया ले लो, एयरटेल ले लो, अगर इन लोगों को टिकना है तो क्या करना होगा? उनके पैकेजेस को भी कम करना पड़ेगा, वरना सभी लोग जियो में स्विच हो जाएंगे, हमारे पास कस्टमर ही नहीं बचेंगे। अब इनसे पहले का टर्म बताऊं, जब रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में लॉन्च हुआ था, रिलायंस में क्या स्ट्रेटेजी यूज की? तब बीएसएनएल के फोन चलते थे, मतलब फोन मतलब वो टेलीफोन जैसे, वो लैंडलाइन वाले फोन चलते थे। अब वही ड्यूरेशन में रिलायंस वालों ने क्या किया? रिलायंस टू रिलायंस फ्री कॉलिंग, लोगों ने धड़ाधड़ रिलायंस एक्सेप्ट किया, बीएसएनएल साइड हो गया पूरा। यही स्ट्रेटेजी होती है जो आपके बिजनेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे लाके खड़ा कर दिए कि यार मुझे बिजनेस में एंटर होना है, तो मेरी ऐसी तो क्या यूनिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए भाई, कि जिसकी वजह से लोग मेरे बिजनेस को अच्छे से नोट भी करें और मेरी सर्विस को एंजॉय भी करें। हर बिजनेस में रिस्क तो होता है। अब जियो आने के बाद सब लोगों के लिए रिस्क बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहले जो चार्ज पे तुम 1 GB देते थे, पहले जो चार्ज पे तुम 1 GB नेट देते थे, वो भी 3G का, उसमें एक आता है बंदा 4G फ्री में झोली में डाल के चला भी गया और सब लोगों के फांसी का फंदा बना दिया। क्यों? क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए? अच्छे से अच्छी सर्विस चाहिए भाई, मेरा इंटरनेट फास्ट चलना चाहिए, मेरा कॉलिंग अच्छे से चलना चाहिए, दोनों सब सही चल रहा है, वो भी फ्री में मिल रहा है, चलो भाई लगाओ। सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जियो में स्विच कर लिया अपना नंबर। क्यों? फ्री में मिल रहा था, अच्छे से मिल रहा था, लोग यूटिलाइज कर रहे थे। रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी पे भी होता है। कैसे होता है? जियो वाला आ गया, वोडाफोन वाले, आइडिया वाले और एयरटेल वाले क्या कर दिए भाई? पूरा का पूरा सिस्टम हिला डाला। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस में। हमारा रिस्क डिपेंड किस पे रहता है?
It is depends upon size and nature of business. अब आज आप एक चीज देखने जाओ, मुझे एक चीज ऐसी बताओ जिसमें कंपटीशन ना हो। बहुत सारी एक्टिविटीज है, आप गुड्स ले लो, सर्विसेज ले लो, कुछ भी प्रोडक्ट्स ले लो, कंपटीशन आपको रहेगा ही रहेगा। ये नहीं तो ये कंपनी आपको प्रोवाइड तो करेगी, सेलो नहीं तो मिल्टन आपको बॉटल तो देने ही वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका साइज और नेचर ऑफ बिजनेस। क्यों? क्योंकि साइज के अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स कौन कौन से कॉम्पिटिटर आपके पास आएंगे, किसके साथ आपका कंपटीशन होगा, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे कभी आप मान लो टूर्नामेंट खेलने गए हो, तो टूर्नामेंट में क्या होता है, ये मैच के बाद ये मैच के साथ है, मतलब आपकी मैच है, इसके साथ आपकी इसकी एक मतलब स्कूल वाइज अगर टूर्नामेंट में गए, ये स्कूल के साथ ये स्कूल की टूर्नामेंट होगी, ये स्कूल के साथ ये स्कूल की मैच होगी, वगैरह सारी चीजें होती है। मतलब कहने का पॉइंट ऑफ व्यू इतना है हमारा, हम यहाँ से यूटिलाइजेशन मतलब यहाँ से थिंकिंग हमारी स्टार्ट होती है, इसका ये प्लेयर अच्छा है, इसका ये प्लेयर अच्छा है, तो बताओ क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए। ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इसको ये खेलना नहीं आता, ऐसे खेलना नहीं आता, इसके सामने ये बॉल हम लोग फेंकेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। वीक टीम होती है तब हमारी स्ट्रेटेजीज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भाई हम इतने हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे, हमें वो करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये चीज होती है, अगर जियो मार्केट में आया फ्रेंड्स, तो कितनी कंपनियां हिली? 3 कंपनी, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और जियो, चौथी कंपनी। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत कम क्या है, ये इंडस्ट्रीज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ही कम फॉर्म, मतलब क्या बता सकते हैं हम उनको, कंपनीज, बहुत ही कम कंपनीज है। अगर आप कॉलगेट का कंपटीशन देखोगे तो कॉलगेट के सामने कितनी 12-15 कंपनीज होगी। अब कॉलगेट कुछ नई स्ट्रेटेजी लाएगा फ्रेंड्स, तो वो उतनी कंपनी को अफेक्ट करेगा, ना कि पूरे एंटायर वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा। अगर मान लो आज जैसे एग्जांपल ले हम लोग, आईफोन वाले ने कुछ नया आईफोन निकाला, लो रेंज में, एग्जांपल के साथ बताता हूं, लो रेंज में आईफोन निकाला। अब लो रेंज में आईफोन आ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, पागलों की तरह आईफोन लेने जा रहे हैं, जा आईफोन ले लो, आईफोन ले लो, बहुत सस्ता मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो, अच्छा मॉडल आया, ले लो। अब उनका कंपटीशन किसके साथ होगा? टेलीकॉम, जो भी मोबाइल बनाने वाली कंपनीज है उनके साथ उनका कंपटीशन होगा। तो ये चीज बहुत अच्छी होती है, ये आपके साइज एंड नेचर के, आपकी साइज बिजनेस की क्या है, नेचर क्या है, उन पे डिपेंड रहता है। अगर मान लो एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर वाला, मतलब कि मोबाइल के जो हम सिम कार्ड यूज करें, वो कंपनीज जो है वो कुछ नया रिचार्ज के पैक बढ़ा दे, इससे मोबाइल के प्राइस बढ़ेंगे या नहीं उनसे कोई अफेक्ट नहीं करता, समझ लो। जैसे ही जियो वालों ने प्राइस बढ़ाया, वोडाफोन ने भी बढ़ा दिया, एयरटेल ने भी बढ़ा दिया। बट आपने ये सुना, सैमसंग ने दाम बढ़ा दिया, जियो ने रिचार्ज बढ़ाया, उसके साथ सैमसंग ने प्राइस बढ़ा दी, ओप्पो ने प्राइस बढ़ा दी, वीवो ने प्राइस बढ़ा दी, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। उसी के लिए रिस्क हमारी इंडस्ट्री, जो भी हमारी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उनमें ही वो चीज अफेक्ट करती है। इसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट फ्रेंड्स, और लास्ट पॉइंट है ये हमारा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क का। प्रॉफिट जो है वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। क्या है? प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, फॉर रिस्क टेकर। आज हम लोग रिस्क क्यों ले रहे हैं, बिजनेस का रिस्क क्यों ले रहे हैं? एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, समझ लो, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। अगर मान लो कि बैंक में मैं एफडी करवाऊं, तो सालाना मुझे
लमसम कुछ समझ लो 6,000 रुपए मिलेंगे। लाख रुपए की एफडी करवाई, सालाना 6% के हिसाब से 6,000 रुपए मुझे मिले। ओके, मुझे लगा यार क्या होगा 6%, 6,000 में मेरा हर महीना 500 रुपए हुआ। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? चलो एक काम करते, दूसरा ऑप्शन सोचते यार, शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट वाले को मिला, भाई मैं तुझे मेरे 100 रुपए दूं, तू बता साल में मुझे कितना पैसा देगा। लाख रुपए दूं तो बदले में तू मुझे साल भर में कितना रुपए देगा। उसने मुझे बोला एक काम कर, तू लाख रुपए अभी डाल, मैं तुझे 10% क्या दूंगा, रिटर्न दूंगा। रिटर्न मतलब कि वो बदले में मिलने वाला जो हमारा प्रॉफिट होता है वो, बदले में मैं तुझे रिटर्न दूंगा 10%। चल ठीक है, कोई बात नहीं, 10,000 हुआ। लमसम कुछ 8,300 रुपए समथिंग कुछ होता है। अरे यार 8,000 में क्या होगा, 500 से तो अच्छा है। आज 10,000 मतलब 800 रुपए होता है, 833.33। अब मजा नहीं आ रहा है, क्या करूं? एक बिजनेसमैन को मिला, तू मेरे बिजनेस में डाल, मैं तुझे 20% दूंगा। बिजनेस में रिस्क ज्यादा था, उसके लिए उसमें रिटर्न भी ज्यादा मिला। 20,000 रुपए मुझे मिले। लेकिन बिजनेसमैन डूब गया होता तो मेरे वो लाख रुपए भी चले जाते। बट यहाँ पे शेयर मार्केट अगर डाउन गया तो कभी ना कभी अप भी आएगा। अगर बिजनेसमैन ही भाग गया तो मैं किसके पास पैसा लेने जाऊंगा? रिस्क जितना हाई होगा उतना प्रॉफिट लेवल भी आपका हाई रहता है। उसके लिए प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकर। प्रॉफिट ह्यूज नंबर में होता है, ह्यूज अमाउंट में होता है, उसकी वजह से जो रिस्क लेता है उनके लिए प्रॉफिट भी क्या रहता है, ज्यादा से ज्यादा यहां रहता है। नेचर ऑफ बिजनेस के बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। इसमें पहला हमारा रिस्क आता, कॉजेस आता है नेचुरल। क्या आता है फ्रेंड्स? नेचुरल। नेचुरल बिजनेस रिस्क क्या है? नेचुरल कॉजेस। नेचुरल में फ्रेंड्स क्या होता है, फ्लड आ गया, मेरा पूरा माल बह गया पानी में। फ्लड आया, क्या हुआ, मेरा पूरा माल बह गया। अब अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक जैसे ही आया, अब क्या हुआ, जैसे ही अर्थक्वेक आया मेरा पूरा जो भी फैक्ट्री आउटलेट्स वगैरह थे वो सारे टूट फूट गए। मशीनरीज थी वो दो पार्ट में सेपरेट हो गई। वो नेचुरल कॉजेज होता है जो अनप्रिडिक्टेबल होता है। आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आधे घंटे के बाद अर्थक्वेक आने वाला है या फ्लड आने वाला है। समझने वाली बात है, ये सारी इवेंट्स ऐसी होती है कि यहाँ पे मान लो अगर हैवी रेन चल रही है, आपके स्टाफ के घर पे पानी भरा पड़ा है, आप बुलाओगे स्टाफ बेटा जल्दी आ जा, ऑफिस खोलनी है। स्टाफ बेटा जल्दी आ जा, आज शॉप जल्दी खोलनी है। आप बोलोगे क्या? नहीं बोल पाओगे। क्यों? हैवी रेन ही इतना है, उसके घर के पास में इतने इतने पानी भरे पड़े हैं, वो बंदा आएगा कैसे? सोचने वाली बात है। नेचुरल कॉजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखते हैं यहाँ पे कि बिजनेस में कब क्या कैसे होगा पता नहीं चलेगा। मान लो कि आज कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का खंभा गिर गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आज अवेलेबल नहीं है, जिसको हम कटआउट बोलते हैं। आज कटआउट का दिन है, आज आपका पावर कट रहेगा, आपको 6 बजे शाम को पावर आएगा। अब मेरे ऑफिस का टाइम ही 10 to 6 का है, 6 बजे के बाद पावर आएगा, बंदा तो ऐसे का ऐसा ही बैठा रहेगा क्योंकि मेरे ये मशीनरीज ही स्टार्ट नहीं होंगे तो क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। यही चीज इंपॉर्टेंट होती है, नेचुरल कॉजेज है जो हमारे पास क्या होते हैं, आते तो जरूर है बट उसके सामने हम उसका रास्ता कुछ नहीं निकाल सकते। हमें यहाँ पे इतना करना है, जो चीज हो चुकी है उनमें से हम हमारे चीज को सेफ कैसे रखें। जैसे कि फ्लड आया, फ्लड आने से पहले आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो, अर्थक्वेक से पहले आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो,
दूसरा, हैवी रेन से पहले आप स्टाफ के अलावा एक और स्टाफ रिक्रूट करके टाइम जस्ट फॉर टाइम बिंग रखो कि अगर वो ना आए तो ये इनसे काम तो क्या हो हमारा चलता रहे। इसके बाद आता है हमारा दूसरा ह्यूमन कॉजेस। क्या आता है दूसरा हमारा ह्यूमन कॉजेस। एक चीज को समझो फ्रेंड, ह्यूमन कॉजेस में क्या होता है, ये लैक ऑफ डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज की वजह से, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय की गलती की वजह से जो लॉस अराइज होता है, जो रिस्क अराइज होता है, अगर एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी की वजह से बिजनेस में कुछ रिस्क जनरेट होता है या क्रिएट होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन कॉजेस। डिसऑनेस्टी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हमने प्रिडिक्ट भी नहीं की थी, वो आके सामने क्या हो गई, रुक गई। अब क्या किया जाए, हमारे स्टाफ की गलती की वजह से ये हो गया। स्टाफ को ऑर्डर भेजना था दिल्ली में, बंदे ने भेज दिया आगरा में। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये रिस्क आ गया यहाँ पे, वन काइंड ऑफ ये रिस्क है। अब हम लोग कहाँ पे बैठे हैं पता नहीं है, हमारा माल कहाँ है हमें पता नहीं है। जो भेजना था दिल्ली वो भेज दिया आगरा, और जो भेजना था आगरा वो भेज दिया मैंने दिल्ली में। अब आप सोचो कि किस टाइप का रिस्क यहाँ पे क्रिएट होगा, और ये एम्प्लॉय की नेग्लिजेंसी की वजह से जनरेट होता है। अगर एम्प्लॉय, हमारे जो भी वर्कर या एम्प्लॉय है वो इतना 100% एफिशिएंसी के साथ वर्कआउट करते तो डेफिनेटली क्या होता, प्रॉपरली हमारा वर्किंग चलता। तो ये चीज क्या होती है, ह्यूमन कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस भी है, रिस्क कैसे कैसे हमारे सामने आते हैं, इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस में क्या आता है फ्रेंड्स, जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई या चेंज हो गई। एक टाइम होता है नया प्रोडक्ट मार्केट में जैसे ही लॉन्च होता है लोग पागलों की तरह परचेज करते हैं, बट एक फेज ऐसा भी आता है कॉम्पिटिटर अपना भी प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, अभी आप कार में देखो फ्रेंड्स, आज मान लो एक कार लॉन्च हुई, उसके अच्छे से फीचर्स में, थोड़े नए से फीचर्स में 15-20 दिन के बाद एक दूसरी गाड़ी नई लॉन्च करेगा सेम सेगमेंट की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन करना है। क्या करना है यहाँ पे, कंपटीशन करना है, जिसकी वजह से आपको लगेगा ये गाड़ी लूं ये कंपनी की, या ये कंपनी की ये गाड़ी लूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं। और प्राइस का वेरिएशन भी आप देखोगे ना फ्रेंड्स, बहुत बहुत अच्छे से मैन्युपुलेट हो जाओ वैसा होता है। सर वो गाड़ी में अगर आप 20,000 रुपए ज्यादा डालोगे ना, मैं आपको ये गाड़ी में ये चीज दे दूंगा। अब 20,000 का वेरिएशन, बट कंपनी का सेलिंग बढ़ेगा और वो सामने कंपनी का सेलिंग कम होगा। चेंज इन डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग। जैसे कि मान लो आज की डेट में अगर मैं देखने जाऊं फ्रेंड्स, बलेनो है, फिर कीगर है या काइगर, जो भी आप बताओ, रेनॉल्ड की काइगर है, या फिर आप देखो नेक्सॉन है। अब अगर मैं ये तीन गाड़ी में देखने जाऊं फ्रेंड्स, अब तीनों गाड़ी में फैसिलिटीज भी देखने जाऊं, अगर एक लेवल पे आऊं तो कहीं ना कहीं क्या होगा फ्रेंड्स, प्राइसिंग में बहुत माइनर वेरिएशन होगा। फिर आपको ये लगेगा मैं यही गाड़ी ले लूं, यही गाड़ी मेरे लिए अच्छी रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें फैसिलिटीज भी ज्यादा है, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, प्राइसिंग भी उनकी कैसी है, बहुत बढ़िया है, अच्छी डील मिल रही है, मैं ले लेता हूं। ये कॉम्पिटिटिव की प्राइसिंग लिस्ट का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहता है। टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आ गए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से कॉम्पिटिटर को क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लग रही है पर यूनिट का मेकिंग चार्जेस वो कम हो गया, उनकी वजह से उन्होंने सेलिंग प्राइस को कम। अब लास्ट आता है अदर कॉजेस। क्या आता है लास्ट हमारा, अदर कॉजेस।
अदर कॉजेज में क्या होगा फ्रेंड्स, अदर कॉजेज में आप देखने जाओ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आता है। जो ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू में कवर अप नहीं हुए वो सारे इसमें आता है। टेक्नोलॉजी इसमें आ गई। मान लो फ्रेंड्स मैकेनिकल भी होता है। मैकेनिकल मतलब कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उनके पास बॉयलर्स होते हैं। अगर आज मान लो मेरा बॉयलर बंद है या चल नहीं रहा है तो ये भी तो एक रिस्क पैदा करेगा। मैंने सारे इनकम टैक्स भर दिया फिर भी इनकम टैक्स वालों की रेड आ गई। मैंने पूरा जीएसटी अच्छे से मैं हर महीने टू महीने भर रहा हूं फिर भी जीएसटी वालों की रेड आ गई। ये डिस्टरबेंस होता है हमारा। डिस्टरबेंस की वजह से आपका रूटीन डिस्टर्ब होगा और आपका रूटीन डिस्टर्ब होते ही रिस्क। और एक चीज आती है हमारा एक्सचेंज रेट। अगर आज मैं देखने जाऊं इंडिया में रुपीस चल रहा है, मैं इंडिया से मान लो फ्रेंड्स मैंने यूएस में किसी को एक प्रोडक्ट बेचा समथिंग कुछ $200 का एग्जाम्पल के तौर पे। अब $200 का मैंने माल उसको भेजा। आज की डेट में मैंने जब भेजा तब 80 रुपए थे। अब जब उसको महीने भर के बाद पैसा देना है तब डॉलर का रेट 75 हो गया, 5 रुपए का तो लॉस चला गया। अगर रेट बढ़ेगा तो अच्छी बात है, मुझे प्रॉफिट होगा। बट बहुत सारे बिजनेस में ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, इंपोर्ट भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे डायमंड, डायमंड के बिजनेस में इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। अब ऐसे बिजनेस में एक्सचेंज रेट बहुत ही इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंपोर्ट किया तब का रेट कुछ और था, पेमेंट कर रहा हूं तब का रेट कुछ और है। कभी कभी ये लॉस में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। अब ये पॉइंट थे फ्रेंड्स हमारे बिजनेस रिस्क के। अब फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और फ्रेंड्स हमारी चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।